Hello student, this is Naved Akhtar and today we are going to start class 10 chapter 5 that is life process. Okay, इस चैप्टर में ना बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उनमें से मैं एक टॉपिक्स को उठा रहा हूँ जिसका नाम है रेस्पिरेशंस। ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट इसे ना डिटेल्स में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे वर्बली बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान सुनेंगे। जैसे मैं कुछ पॉइंट ऐसे बोल सकता हूँ कि जितने भी लिविंग स्पेसीज हैं इस वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में, उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड है। मैं लिख सकता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो मैं ऐसे बोलूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू बी बिकॉज मुझे बहुत सारा लाइफ प्रोसेस करना है ना, चैप्टर का नाम है। तो प्रोसेस करने के लिए तो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। चलिए, दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो एनर्जी है, जो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये मिलेगी कहाँ से? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? ये एनर्जी कहाँ से डराइव किया जाएगा? तो ऑब्वियसली ये जो एनर्जी है ये ड्राइव कहाँ से किया जाएगा? फ्रॉम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम फूड। मैं कह सकता हूँ कहाँ से एनर्जी मिल सकता है? फ्रॉम फूड, है ना। मतलब एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू द फूड, सो वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फूड। ओके, अब ये जो प्रोसेस है जिसके मतलब इस चैप्टर में ना हम लोग पहले देखेंगे न्यूट्रिशन। तो एनर्जी का ऑब्टेन करना ही न्यूट्रिशन है। द प्रोसेस बाय विच यू गॉट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो तुम्हें न्यूट्रिशन मिल गया, मतलब जिस फूड पे एनर्जी स्टोर है वो मिल गया। ऑब्वियसली वो कम्प्लेक्स है ना। हम लोग उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो फूड होता है ना उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, वो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज डायरेक्टली। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि हमारे फूड के अंदर है ना। फूड क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यू कैन से मॉलिक्यूल्स है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जो फूड है ये क्या है? ये मैं लिख सकता हूँ कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो आपको अच्छा से पता है क्या हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? प्रोटीन्स हो सकता है, फैट्स हो सकता है, और भी हम चीजें बोल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, क्या मैं इनको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ एनर्जी फाउंड करने, गेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए? नहीं। ये तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें मुझे क्या करना होगा? तोड़ना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम इसे तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। यानी डाइजेशन होगा इनका। क्या होगा? मैं ऐसे बोल देता हूँ कि इनका इनका डाइजेशन होगा। चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब ये जो डाइजेस्ट होंगे तो अब हमें क्या मिलेगा? सिंपलर फॉर्म में हमें वो न्यूट्रिशन जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट लिपिड्स में, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसके सिंपलर फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं डाइजेशन पे नहीं जा रहा हूँ। मान लेते हैं ये डाइजेस्ट हो गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? उस जो स्टोर्ड एनर्जी है, ऑब्वियसली स्टोर्ड एनर्जी को मैं क्या कह सकता हूँ? इसमें क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है ना।
तो स्टोर्ड एनर्जी को मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं, पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली स्टोर किया गया एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ यूजेबल केमिकल एनर्जी वाले सोर्स में। यानी कि अब मैं जब यहाँ डाइजेशन होता है तो इसको मैं क्या करता हूँ, यूजेबल फॉर्म में कर सकता हूँ। और हमारा यूजेबल फॉर्म क्या है, एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो मैं बोल दूं दिस पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा स्टोर है उसे हमें क्या करना पड़ता है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम्प्लेक्स है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग फिर क्या करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कर देते हैं। और फिर उससे हम लोग एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को गेन करते हैं। यही हमारा क्या है, एनर्जी करेंसी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, तो एक रफ आइडिया हुआ किस तरह से रेस्पिरेशन और क्यों रेस्पिरेशन मतलब ये होगा। तो रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या होता है अभी भी मैंने बताया नहीं। मैंने तो रेस्पिरेशन से पहले की चीजें बताई कि रेस्पिरेशन से पहले ये सारे चीजें होंगी, क्योंकि ये जो एनर्जी मिलेगा ना ये मुझे मिलेगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, मैं एक बार आपको चीजों को और क्लियर करके बताना चाहूंगा। जैसे हमारा डाइजेशन पहले टेक्स प्लेस हुआ। क्यों डाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, क्योंकि हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो कम्प्लेक्स है, वो अनयूजेबल है, वी कैन नॉट यूज देम डायरेक्टली। तो डाइजेशन क्या करता है, उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मान लेते हैं यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया, सपोज ये हमारा डाइजेस्टेड फूड है जो कि ब्लड में एसिमिलेट होकर हमारे सेल पे चला जाता है, ऑब्वियसली सेल पे जाएगा। ठीक है, अब इनका ना ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना हमको इसका ऑक्सीडाइज करना होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के बाद ही एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सपोज हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ये जो ऑक्सीजन है ना ये कौन सप्लाई करेगा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें मिलने वाला है। और फिर ये रिएक्शंस करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और फिर हमारा एटीपी और हीट वॉट एवर यू कैन से रिलीज होने वाला है। तो ये प्रोसेस हमें क्या करना है, डिटेल्स में देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस को आपको बताता हूँ। तो रेस्पिरेशन क्या है, मैं ऐसे बोल दूं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी का रिलीज हो रहा है। ठीक है, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ऐसे बोल दूं, द प्रोसेस बाय विच energy is released in the form of ATP is called respiration। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, थ्रू विच रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच एनर्जी इज रिलीज्ड। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, थ्रू विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है, ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स में होता है। ठीक है, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, एक और डेफिनेशन बोल देते हैं, क्या है ये, कैसा है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, जहां पर मैं बोल दूं एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बोल देता हूं, जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज्ड, मैं ऐसे बोल सकता हूं, इज ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, है ना। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, छोटा होना।
डाइजेस्ट हो जाना, ठीक है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है वेयर कंप्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सीडाइज्ड और ब्रेक डाउन in what in you can say simpler one is oxidized into simpler one, ठीक है। एंड हम क्या बोल सकते हैं, जब ये सिंपलर वन में हो गया तो अब ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, इट विल रिलीज्ड एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में रिलीज कर सकता है, ठीक है। एटीपी एंड हीट में दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। सो एक बार मैं डेफिनेशन फिर से बोलता हूँ। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हीट, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शंस लिखना चाहूँ तो डाइजेस्टेड फूड, ओके, जैसे मान लीजिए हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया, वो डाइजेस्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म कौन है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब ये रिएक्शन किससे करने वाला है, ऑब्वियसली ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाला है, क्योंकि हम देखने वाले हैं ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, ऑब्वियसली देखिए, हम जब खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीडाइज ऑफ फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, एनर्जी रिलीज होता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, और एटीपी रिलीज होता है इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। कितना एटीपी रिलीज होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 38 मॉलिक्यूल्स ओवरऑल हमें मिलते हैं, ठीक है, जो कि यूजेबल एनर्जी है। अब इसे मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली मुझे इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आपको जस्ट बैलेंस याद रखना है। यहाँ पर जो होता है वो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर 6 कार्बन हो जाएगा, और वाटर जो है वो 12 हो जाएगा। अब आप एक बार करके देखना, तो ये क्या है, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप ये बैलेंस आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, ठीक है। तो एक बार अब हम क्या करते हैं ना, इस जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ना, इसको और थोड़े डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये दो तरह का होता है, एक एरोबिक होता है और एक क्या होता है, एनएरोबिक होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एरोबिक एंड एनएरोबिक को देख लेना है। तो मैं कुछ चीजें वर्बली बोलता हूँ, ठीक है, आपको मैं टाइटल यहाँ लिख देता हूँ। मैं कह सकता हूँ रेस्पिरेशंस जो होते हैं दो तरह से होते हैं। तो पहला क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, हमें क्या करना है, कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेने हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशंस की, तो ऑब्वियसली ये जो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कब होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं बोल सकता हूँ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, एरोबिक मतलब एयर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, एनएरोबिक मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या पता है एनर्जी कैसे मिलता है, जब हम डाइजेस्टेड फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है अच्छा खासा, तब जो ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन होगा वो कंप्लीट होगा ना। तो मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पर क्या होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, यू कैन से, जो डाइजेस्टेड फूड क्या है, ग्लूकोज है ना, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, बट यहाँ ऑक्सीजन अब्सेंस है, तो यहाँ कंप्लीट ना होकर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डाइजेशन होंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया।
अब देखिए, यहाँ अगर कंप्लीट डाइजेशन हुए हैं तो ऑब्वियसली हमें मिलने वाला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, वाटर मिलने वाला है और एटीपी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या है। तो यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि यही चीज मैं यहाँ देखूं तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, तो याद रखेंगे जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंस होता है, वहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं आता, क्योंकि अभी क्या है, वो इनकम्प्लीट है। यानी हमें लार्जर मतलब अभी भी कम्प्लेक्स हमें यू कैन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो वो क्या है, तो याद रखेंगे एंड प्रोडक्ट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लैक्टिक एसिड या फिर इथाइल अल्कोहल, और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, लैक्टिक एसिड या फिर इथाइल अल्कोहल, और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। पर अभी भी ये क्या है, एक कम्प्लेक्स और थोड़ी बहुत बोल सकते हैं बड़े कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीजें हैं, कम मॉलिक्यूल्स है। अभी ये और डाइजेस्ट होंगे, अभी ये और ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर 38 एटीपी एनर्जी मिलता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक है। तो यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर ना एनारोबिक में ना बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड होता है ना, क्योंकि वो तो अभी इनकम्प्लीट है ना। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ तो पूरा हो जाता है एरोबिक में, तो मुझे अच्छा खासा मिल जाता है 38 एटीपी। बट यहाँ पर ना इनकम्प्लीट होता है, तो हमें सिर्फ 2 ही मिलता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना एरोबिक, ये हम लोगों में देखने को मिलता है। मतलब जनरली जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें होता है। बट ये जो प्रोसेस है ना एनारोबिक, ये बैक्टीरियाज वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जो प्रोसेस है एरोबिक, ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही देखने को मिलता है। तो इसे अभी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि किस वाले रेस्पिरेशन का लोकेशन क्या है, वहाँ किस तरह से प्रोसेस मतलब होती हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा से डिटेल्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उनको देख लेना है। ठीक है। तो मैं इसको ना सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देता हूँ। ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह देता हूँ, क्योंकि एरोबिक बेसिकली सेल के अंदर, ये भी सेल के अंदर ही हो रहा। ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस नहीं है। बस एक बार देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनारोबिक को भी देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर मैं एरोबिक की बात करूं तो यहाँ पर 2 स्टेप्स है। एरोबिक में कितने स्टेप्स है, मैं लिख देता हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 स्टेप्स है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप्स 1 में आ जाता हूँ। स्टेप 1 में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, वो अभी पार्शियली डाइजेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्या, ग्लूकोज क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है। पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन 2 स्टेप्स में होते हैं। पहले वाले में अभी आधा होता है, पार्शियली होता है, एंड द फाइनल जो सेकेंड स्टेप है वहां जाकर फिर कंप्लीट रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि पहला स्टेप एक तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना। जस्ट इसको कनेक्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ एनारोबिक से। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली होता है। अब पार्शियली किस तरह से होता है, तो ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ले रहा हूँ। ठीक है। मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया और इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ऑब्वियसली 1 मॉलिक्यूल जब टूटते हैं, पार्शियली जब टूटते हैं, तो मुझे 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं।
ठीक है, कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं? 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं और साथ ही साथ 2 एटीपी एनर्जी मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि पहले स्टेप में सेलुलर रेस्पिरेशन है। एक्चुअली यहाँ एरोबिक और एनारोबिक दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम कम है इसलिए मुझे थोड़े मिलाकर पढ़ाने पड़ रहे हैं और कोई इशू नहीं है। तो जस्ट सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल में कैसे रेस्पिरेशन होता है उसको देख लेते हैं। तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप में क्या होता है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, उसका पार्शियल डाइजेशन होता है। ठीक है, क्या बनता है, एक ग्लूकोज टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनता है और 2 एटीपी एनर्जी बनता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो पहला वाला प्रोसेस है ना, दिस फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। और ये कहाँ पर कंडक्ट होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कहाँ पर, इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। पहले स्टेप को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब सेकेंड स्टेप्स में आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है, अब ऑक्सीजन है हमारे पास। पहले वाले में क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन था। अभी क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर ऑक्सीजन है तो ये जो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बना था ना, वो क्या होगा, अब ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिलहाल यहाँ 2 बन रहे हैं, मैंने एक उठा लिया, एक पायरुविक मैंने एसिड लिया और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया। ठीक है, अब ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और 18 एटीपी बनता है। 18 एटीपी जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान देंगे, सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप फाइनल स्टेप्स है, जहां पर कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है। जो हमारा ग्लूकोज हुआ या जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फूड हुआ वो कंप्लीट डाइजेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ 18 एटीपी बन रहा है, जबकि मैंने तुम्हें बताया है कि 38 एटीपी बनता है ओवरऑल। ठीक है, तो अब कैसे होगा, तो एक चीज आपने गौर करना था, यहाँ जब पहला प्रोसेस होता है तो वहां पर 2 एटीपी, यहाँ देखो 2 एटीपी बनता है और 2 पायरुविक एसिड बनता है, जबकि मैंने यहाँ एक लिया है। तो अगर मैं 2 लेता हूँ पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे 2 इंटू 18 दैट इज 36 एटीपी बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ ऑलरेडी 2 एटीपी है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि जो टोटल एनर्जी है ना, वो क्या है, पहले 2 था और अभी 2 इंटू 18 है, यानी कि 2 प्लस 36 यानी कि 38 एटीपी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि 38 एटीपी बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ना सेकेंड वाला, इसको मैं क्रेब्स साइकिल कहता हूँ। क्या कहता हूँ, क्रेब्स साइकिल कहता हूँ। ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रेब्स साइकिल कहलाता है, जहां पर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरल, एक जस्ट इंट्रोडक्शन था रेस्पिरेशंस का, जहां पर हमने रेस्पिरेशंस देखा, क्या होता है रेस्पिरेशन समझा, डेफिनेशन देखा। इसके दो मैं बोल सकता हूँ स्टेप्स हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। फिर हमने इन जनरल एक सेलुलर रेस्पिरेशंस में क्या कैसे होता है वो देखा। अच्छा, एक चीज और, ये जो प्रोसेस है ना, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो याद रखेंगे सेकेंड स्टेप्स को क्रेब्स साइकिल कहा जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन जो है होने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास वगैरह में देखेंगे। अभी जितना भी हमने पढ़ा है उसको आप नोट डाउन कर लेना और अगर कोई डाउट रहे तो हमसे जरूर पूछना कमेंट के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।